सर्दियों की रात थी। शांतपुर की झील पर कोहरा इतना घना था कि पानी और हवा की सीमा मिट गई थी। हर चीज जैसे धुंध में घुली हुई थी। झील, हवेली और उन लोगों के राज जो यहां रहते थे। शांतपुर एक पुराना, विरासतों में डूबा कस्बा। यहां की झील को लोग प्रेत झील कहते थे। कहते हैं जो भी झील में मरता है उसका साया वहीं ठहर जाता है। लेकिन कोई इसे सच मानता नहीं था जब तक कि रजत मेहरा की लाश उस झील से नहीं निकली। सुबह सुबह झील के किनारे मछुआरा रामू अपनी नाव खींच रहा था। कोहरा धीरे धीरे छोटने लगा था। तभी उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी जो पानी में तैर रही थी। हे भगवान, उसने चीख मारी। वो एक आदमी की लाश थी, सफेद शर्ट पहने और कलाई पर सुनहरी घड़ी। चेहरा ठंडा और कठोर, जैसे किसी ने जिंदगी की आखिरी सांस निकालते वक्त उसकी आत्मा को रोक लिया हो। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर अजय सिंह और उनकी टीम मौके पर पहुंच गई। नाम? हादी अजय ने पूछा। रामू ने कांपते हुए कहा, साहब ये तो रजत बाबू लग रहे हैं। रजत मेहरा, शहर के सबसे नामी वकील। अजय झील के पानी में झुके और देखा। रजत की कलाई पर एक अजीब सा निशान था, जैसे कोई पुराना प्रतीक। त्रिकोण के अंदर एक गोला। यह कोई साधारण मामला नहीं है, अजय ने बुदबुदाया। रजत की हवेली झील से बस आधा किलोमीटर दूर थी। पुरानी अंग्रेजी शैली की इमारत, ऊंचे खंभे और भारी दरवाजे। दरवाजे पर नौकर गोपाल खड़ा था। चेहरे पर घबराहट साफ थी। साहब, मालिक कल रात से नहीं लौटे थे। अंदर नीलिमा मेहरा बैठी थी, रजत की पत्नी। गोरी, सुंदर, मगर आंखों में नींद नहीं, जैसे कई रातों से चैन नहीं मिला। अजय ने पूछा, कल रात आखिरी बार कब देखा था आपने अपने पति को? नीलिमा ने गहरी सांस ली। रात करीब 9 बजे। वो अपने स्टडी रूम में थे। कह रहे थे कि कुछ पुराने केस फाइल्स देखनी है। उसके बाद फिर दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने सोचा सो गए होंगे। सुबह दरवाजा खुला मिला, पर वो नहीं थे। अजय ने स्टडी रूम देखा। किताबों की अलमारियां, एक आधी भरी गिलास शराब और फर्श पर मिट्टी के हल्के निशान। झील की मिट्टी, अजय ने कहा। कोई यहां झील की दिशा से आया था? अजय को बताया गया कि रजत हर केस की डायरी लिखते थे, एक लाल चमड़े की, लेकिन वो गायब थी। गोपाल से पूछताछ हुई। साहब, रजत बाबू कुछ दिनों से परेशान थे। किसी से फोन पर झगड़ते रहते थे। कहते थे तू जो चाहे ले ले, लेकिन मेरा नाम मत खराब कर। अजय ने फौरन रजत का फोन ट्रेस करवाया। आखिरी कॉल था विवेक कुमार को। विवेक नीलिमा का चचेरा भाई और कुछ महीनों से हवेली में रह रहा था। अजय ने पूछा, विवेक जी, आपसे रजत का झगड़ा हुआ था? बाप विवेक मुस्कुराया। नहीं सर, वो तो मेरा भला करने वाले थे। बस पुराने मामलों को लेकर कुछ असहमति थी। अजय ने देखा विवेक की आंखों में ठंडक थी, लेकिन आवाज में झूठ की हल्की कंपकंपी। अजय ने पुराने केस रिकॉर्ड खंगाले। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, अरुण कुमार। 15 साल पहले एक हत्या के केस में रजत ने सरकारी वकील के रूप में अरुण को दोषी साबित किया था। अरुण को फांसी हुई थी और वह अरुण विवेक का बड़ा भाई था। अब सब कुछ जुड़ता दिखा। क्या विवेक ने अपने भाई का बदला लेने के लिए रजत को मारा? लेकिन झील के पास मिली नाव पर नीलिमा की उंगली के निशान ने केस को उलझा दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट आई। रजत की मौत डूबने से नहीं, बल्कि जहरीली शराब पीने से हुई थी। अजय ने शराब की बोतल जांच के लिए भेजी। बोतल में किसी और की फिंगरप्रिंट नहीं थे, सिर्फ नीलिमा के। मतलब? कांस्टेबल ने कहा। नीलिमा ने ही जहर मिलाया? अजय ने कहा। जल्दबाजी मत करो, किसी ने जानबूझकर ऐसा करवाया भी हो सकता है। अजय ने नीलिमा को बुलाया। नीलिमा जी, आपके पति के गिलास पर सिर्फ आपके निशान हैं। वो कुछ देर चुप रहीं, फिर कहा, हाँ, मैंने गिलास उनके लिए भरा था, पर जहर मैं क्यों मारती उन्हें? क्योंकि आपको पता चला कि उन्होंने अरुण को फंसाया था। नीलिमा की आंखें फैल गईं। आपको कैसे पता? अजय झुककर बोला, क्योंकि वो सच उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था, जो अब गायब है। अजय ने हवेली के आसपास तलाशी शुरू करवाई। एक पुराने कुएं के पास मिट्टी उखड़ी हुई थी। वहां से लाल चमड़े की डायरी मिली, आधी गीली मगर अक्षर साफ थे। डायरी के पन्नों में लिखा था, मैंने अरुण कुमार को बचा सकता था, सबूत मेरे पास थे, पर मैंने पैसे और सत्ता के लिए उसे बलि का बकरा बना दिया। अब कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कह रहा है कि सच्चाई सबके सामने लाएगा। अजय को अब यकीन था रजत को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन वो कौन? डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ वही होगा जो अरुण का खून मुझसे मांगने आया था।
अजय ने उसी वक्त हवेली की छत पर खड़ा विवेक देखा, चेहरे पर ठंडी मुस्कान और हाथ में एक पिस्तौल। नीचे आओ विवेक, अजय की आवाज गूंजी। विवेक हंस पड़ा। क्या सोचते हैं आप, मैं डर जाऊंगा? उसने मेरे भाई की जिंदगी ली थी, मैं तो न्याय दिलाने आया था। न्याय? अजय गरजा। या बदला? विवेक चिल्लाया। वो मरने के काबिल था। मैंने उसके गिलास में जहर नहीं मिलाया, पर मैं उसे झील तक ले गया, उसे उसके गुनाहों के आईने में डुबोने। फिर किसने जहर मिलाया? विवेक चुप हो गया, उसके होंठ कांपे। मुझे लगा वो सिर्फ डर कर भागेगा, पर जब पहुंचा वो पहले से मर चुका था। अजय ने झट से आदेश दिया, नीलिमा को लाओ। नीलिमा सामने आई, चेहरा पीला, आंखों में आंसू। मैंने जहर मिलाया था, विवेक ने हैरानी से कहा। तुम? हां, नीलिमा ने कहा, क्योंकि मुझे पता चला कि तुम्हारा भाई निर्दोष था और मेरे पति ने उसकी जिंदगी की कीमत पर हमारा वैभव बनाया। मैंने कई बार उन्हें सच बताने को कहा, पर वो हंसते थे, कहते थे कानून पैसा बनाता है, न्याय नहीं। उसकी आवाज कांपने लगी। उस रात मैंने शराब में जहर डाला ताकि वो उसी दर्द से मरे जिससे अरुण मरा था। विवेक ने सिर झुका लिया। अजय चुप रहा। झील के पार से हवा का ठंडा झोंका आया, जैसे किसी आत्मा ने राहत की सांस ली हो। नीलिमा को गिरफ्तार कर लिया गया। हवेली पर ताले लगे। झील फिर शांत हो गई, लेकिन रात को कभी कभी कोई कहता है। झील के उस पार नाव अपने आप हिलती है और पानी में वही त्रिकोण वाला प्रतीक हल्के से चमकता है। लोग कहते हैं वो प्रतीक न्याय का है, और जब तक कोई गुनाह अधूरा रहेगा वो झील किसी न किसी का सच बाहर लाएगी। अजय हर सुबह उस झील के पास से गुजरते हैं। कभी कभी वो झील में अपनी परछाई देखते हैं और मन ही मन पूछते हैं, कितने और सच अभी उस पानी के नीचे दफन हैं। झील अब सिर्फ पानी नहीं थी, वो अपराधों की कब्रगाह थी, और उसकी गहराई में हर आत्मा अपना फैसला खुद सुनाती थी। कई महीने बाद जब हवेली नीलामी में बिकने वाली थी, अजय को एक अनाम पत्र मिला। सावधान रहना इंस्पेक्टर, झील अब भी किसी का नाम पुकारती है। और उसी रात झील के उस पार एक और नाव हिली। कोहरा फिर उतर आया और शांतपुर एक और रहस्य के इंतजार में था।